Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 1st of February. First of all, let's understand कि आज हमें कौन कौन से editorial को डिस्कस करना है. देखिए, सबसे पहले हम बात करनी है जो बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है उसको रैंप अप करने की बात की जा रही है. जहां पर ये बोला गया है देखिए कि 15 से 18 के जो एज ग्रुप है उनके लिए तो हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है, बट जितने भी बाकी एज ग्रुप्स हैं उनके लिए भी हमें जल्दी जल्दी स्टार्ट करने की जरूरत है बिकॉज कोविड-19 यहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी जितनी भी डिजीज होती है उसकी सिवियरिटी को इंक्रीज कर देता है. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सबके बेसिकली उन सबको हमें जल्दी जल्दी वैक्सीनेट करने की जरूरत है. और सेकंड जो एडिटोरियल हमें बात करनी है दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स. इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स है वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास एक कोई बहुत ही रिलायबल डेटा नहीं है. हमारे पास कोई ऐसा कोई सर्वे कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है जो कि एक्चुअली एक प्रॉपर फिगर हमें शो कर सके. तो इस चीज के बारे में एक ये एडिटोरियल डिस्कस करता है और काफी ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता है. ठीक है, तो हम इन दोनों एडिटोरियल को यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जितने भी बाकी जो एडिटोरियल्स है उसको हमने कहीं ना कहीं अपने पिछले आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, इसलिए हम उनको रिपीट नहीं कर रहे हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट कि वैक्सीनेट करना है हमें बच्चों को अगेंस्ट कोविड-19. नो देखिए, ऑथर यहां पर स्टार्ट करते हैं इस बात से कि एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों के बीच में होता है कि हमें वैक्सीनेशन की जरूरत उसी टाइम होती है जब कोई ऐसा डिजीज हो जो कि बहुत ज्यादा डेथ कॉज कर रहा हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देखिए, ऑल्दो कोविड यहां पर बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा डेथ कॉज नहीं कर रहा है, बट इसके बावजूद हमें इस मतलब वैक्सीनेशन को जल्दी से रैंप अप करने की जरूरत है, हमें इंक्रीज करने की जरूरत है बिकॉज कोविड-19 देखिए कोविड-19 ऑल्दो एक बहुत ही माइल्ड डिजीज की तरह यहां पर शो हो रहा है स्पेशली बच्चों के अंदर, बट इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं. आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि अराउंड 76% बच्चे ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो गई है. यानी कि एक सीरो सर्वे हमने किया था, उसके अंदर ये पाया गया था कि मोर देन 75% बच्चे ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन रही है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोविड ने उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है. अब देखिए, ये तो हो गया नॉर्मल चीज है. अगर आप ऐसे बच्चों को देखेंगे जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है या फिर कोई हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, किडनी डिजीज है या फिर किसी भी टाइप का कोई भी इशू या फिर यानी कि कोई भी बेसिकली मॉर्बिडिटी है, तो वहां पर उनका जो रिस्क है वो कोविड के कारण और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. नाउ एज यू मस्ट नो कि जितने भी कोविड के कारण जितने भी ये डिफरेंट जो डिजीज है, अगर इस डिजीज के साथ में अगर कोविड हो जाए तो कहीं ना कहीं जो सिवियरिटी वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. इसलिए बोला जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी डिजीज को झेल रहे हैं उनको अगर कोविड हो जाए तो उनकी सिवियरिटी डिजीज की काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. उसके कारण उनका हॉस्पिटलाइजेशन का जो नीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यहां तक कि जो उनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी और हो सकता है कि वो उसे प्रॉपर्ली कंप्लीट ना कर पाए. ठीक है, इसके कारण यहां पर बहुत लोग की डेथ भी हो सकती है, स्पेशली बच्चों की बहुत सारे यहां पर डेथ भी हो सकती है. तो हम सिर्फ ये बोल के यहां पर बैठे नहीं रह सकते कि ओमिक्रॉन जो है बहुत ही माइल्ड है, वो ऑब्वियसली बच्चों को अफेक्ट नहीं कर रहा है. हम ये बोल के बिल्कुल बैठ नहीं सकते हैं बिकॉज ओमिक्रॉन ने ऑलरेडी ये चीज शो किया हुआ है कि वो बच्चों को ज्यादा वो कर रहा है. ठीक है, एज कंपेयर टू जो 18+ की लोग हैं. ठीक है, अब देखिए 18+ के जितने भी बच्चे हैं और जितने भी लोग हैं वो ऐसा स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि दे आर एट अ हायर रिस्क, मतलब कोविड के कारण ज्यादा रिस्क पे ये लोग हैं. और इसी चीज के कारण जब हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव अराउंड 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था तो हमने पहले 18+ की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लगाना स्टार्ट किया था. ठीक है, मतलब जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप था सबसे पहले हमने उसको वैक्सीनेशन लगाया, उसके बाद धीरे धीरे हमने बाकी जो ग्रुप्स थे उनको लगाने स्टार्ट किए ना. उस टाइम हमने बच्चों को यहाँ पर साइड रख दिया बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे पास डेटा आ रहा था कि बच्चों को कोविड बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में माना जा रहा है कि कोविड जो है बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है और उसके कारण हमें अगर हमें बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करनी है तो हमें कहीं ना कहीं बच्चों को वैक्सीनेशन अच्छे से प्रोवाइड करना जरूरी होगा. नाउ देखिए, बहुत सारे ऐसे डेटा और बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस ये जो है वो ये शो कर रहे हैं कि कोविड-19 जब भी एक बच्चे को कोविड-19 होता है या फिर कोविड वायरस जो है उसको डायरेक्टली उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके 4 से 6 हफ्ते के अंदर यानी कि 1 महीने के अंदर उस बच्चे के अंदर कोविड के अलावा यहाँ पर MIS नाम की एक दूसरी डिजीज है जो कि आने स्टार्ट हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम. नाउ इसके अंदर क्या होता है? देखिए, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनसे बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि जिसके अंदर इन्फ्लेशन आना स्टार्ट होता है, यानी कि उनके अंदर सूजन आना स्टार्ट हो जाता है. तो इसके कारण ये जो प्रॉब्लम है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो देखिए, कोविड अगर डायरेक्टली इंपैक्ट ना भी करे तो कहीं ना कहीं वो MIS कॉज कर देता है, उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है. और बहुत सारे स्टैट्स जो है हमारे यहाँ पे जो अवेलेबल है वो ये शो करते हैं कि अराउंड एवरी 800 जो बच्चे जो कि MIS से अफेक्टेड है ना उसमें से 5% की यहाँ पर डेथ हो जा रही है डेथ. ठीक है, और उस 5% के अलावा आधे से ज्यादा पॉपुलेशन मतलब आधे से ज्यादा बच्चे जिनको MIS हो रहा है उनको बहुत ही इंटेंसिव केयर चाहिए होता है, मतलब उनको ICU के अंदर एडमिट करना पड़ता है. हॉस्पिटलाइजेशन का उनका जो स्टे है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो आप देख रहे हैं कोविड के कारण यहां पर एक न्यू डिजीज जो कि यहां पर आ रही है बच्चों के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज MIS यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम. अब MIS की अगर आप बात करेंगे, ऑल्दो MIS हमारे इंडिया के अंदर वर्ल्ड लेवल पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बट इसके बावजूद हमारी कंट्री के अंदर इसका कोई भी नेशनल रजिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है. मतलब हमारे पास कोई एक एग्जैक्टली एक प्रॉपर सर्वे नहीं है जो कि एग्जैक्टली शो कर सके कि एग्जैक्टली रियल बर्डन कितना है इस पर्टिकुलर चीज का.
नाउ अगर आप यूएस का एक बॉडी है सीडीसी, अगर उसका आप देखेंगे तो वो ये बोलता है कि अगर कोई भी बच्चा फाइजर जो कंपनी है, फाइजर का जो एमआरएनए वैक्सीन जो वो बना रही है, उसका अगर 2 डोज लेता है ना, तो उसको कोविड के साथ साथ में एमआईएस जो डिजीज है उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिल रही है, एंड दैट टू ट्यून ऑफ अराउंड 91%। मतलब कोविड के अगेंस्ट तो उसको मिल ही रहा है, मतलब सेफ हो ही रहा है, बट साथ में जो एमआईएस डिजीज है उसके अगेंस्ट भी वो कहीं ना कहीं सेफ हो जा रहा है। ठीक है, और स्पेशली ये जो पर्टिकुलर स्टडी की गई थी दैट वाज डन, मतलब वो किया गया था जो 12 से 18 के बीच में है, उन सारे के सारे जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर ये टेस्टिंग की गई थी। नाउ ये देखा गया है कि कोविड के साथ में अगर आप एमआईएस को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो दैट विल बी एक्चुअली वेरी वेरी गुड। तो कोविड 19 का वैक्सीनेशन यहाँ पर सिर्फ कोविड से नहीं बचा रहा है हमें, बट साथ ही साथ एमआईएस से भी बचा रहा है, स्पेशली बच्चों को। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रख के कोविड 19 वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी रैंप अप करने की जरूरत है। ना इसके अलावा एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर एक्चुअली हमारे जो ऑथर हैं वो स्ट्रेस डाल रहे हैं, वो ये है कि पोस्ट कोविड जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों के अंदर डायबिटीज वगैरह स्टार्ट हो जा रहा है। नॉट ओनली बच्चों के अंदर, बट यहां तक कि जो ओल्डर जो लोग हैं, मतलब पॉपुलेशन है, उसके अंदर भी कोविड अगर ठीक हो जा रहा है तो उसके कारण डायबिटीज आ रहा है। मतलब बेसिकली एक टाइप का पोस्ट कोविड डिजीज सिम्टम्स है बेसिकली। ठीक है, और अगर आप इंडिया को देखेंगे, इंडिया के अंदर बच्चों के इंडिया के मतलब जो बच्चे हैं उनके अंदर ऑलरेडी डायबिटीज का बर्डन काफी ज्यादा है। तो अगर हम कोविड 19 का भी डायबिटीज को यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा बर्डन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी हमें कोविड 19 से कहीं ना कहीं फाइट करने की जरूरत है, राइट। सो यूनिसेफ का रिसेंटली एक डेटा आया था जिसने ये शो किया कि टोटल अराउंड 3.5 मिलियन बच्चे को की यहां पर हुई थी डेथ। ठीक है, सारे के सारे मिलाकर के पूरे वर्ल्ड लेवल पे। नाउ अगर आप 0.4% देखेंगे, मतलब उन्होंने कहा था कि टोटल 3.5 मिलियन जो बच्चे थे उनकी यहां पर हो जाती है वो, ठीक है, डेथ होती है, जो कि मतलब टोटल जितनी भी डेथ हुई थी पूरे वर्ल्ड वाइड में उसका 0.4% है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर फिगर को आप इंडिया के बेसिस में देखेंगे तो इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेथ जो रिपोर्ट हुई थी दैट वाज अराउंड 4.86 लाख। ठीक है, मतलब जनवरी तक जो रिपोर्ट मतलब आया था कि अराउंड 4.86 लाख लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है ड्यू टू कोविड। नाउ अगर हम 0.4% का फिगर यहां पे चेक करेंगे तो इसका मतलब है कि अराउंड 0.4% सेज कि हमारे यहां पे मोर देन 2000 पीपल जो स्पेशली जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी है। मतलब 2000 से ज्यादा बच्चे यहां पर ऑलरेडी कोविड से अफेक्ट हो चुके हैं। एंड ऑन वन हैंड हम ये कहते हैं कि कोविड यहां पर बच्चों को अफेक्ट नहीं कर रहा है, और यहां पर हमारे पास सेकंड डेटा ये है कि ऑलरेडी 2000 के आसपास के बच्चों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। नाउ देखिए, ये तो हो गया यूनिसेफ का डेटा, बट आप ये चीज जानते हैं कि यूनिसेफ और जो गवर्नमेंट होती है कहीं ना कहीं उसका डेटा सप्रेस्ड होता है, एक रियल डेटा सामने नहीं आ पाता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स वगैरह जो है वो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि दिस पर्टिकुलर फिगर ये जो है काफी कम है, और एक्चुअल फिगर जो होगा उससे 6 से 7 मतलब फोल्ड्स ज्यादा होने वाला है। तो अगर 2000 एक नॉर्मल फिगर है, यूनिसेफ बोल रहा है, तो इसके 6 गुना देखिए, मतलब अराउंड 12,000 से लेकर 14,000 बच्चों की हो सकती है यहाँ पर डेथ हो चुकी है ऑलरेडी इंडिया के अंदर। मतलब दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, बट द पॉइंट इज कि हमारे पास एक्जैक्टली डेटा नहीं है, हमारे पास एक्जैक्टली एमआईएस का डेटा नहीं है कि कितने बच्चे एक्जैक्टली एमआईएस से यहाँ पर सफर कर रहे हैं। इसके कारण हमें एक एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा है। अगर हम सिवियरिटी की बात करें, डिजीज की सिवियरिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, देखिए कोविड के अलावा यहाँ पर बहुत सारे और भी डिजीज हैं जो कि बच्चों को यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट के डिफेक्ट्स को देखेंगे अगर आप, तो माना जाता है कि एवरी ईयर अराउंड 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे बॉर्न होते हैं जिनको हार्ट की डिजीज होती है। सेकंड चीज, अराउंड 50,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैंसर होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मतलब जिनको किसी न किसी तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और अगर आप यूनाइटेड नेशन का जो एस्टिमेट आया है उसको समझेंगे प्रॉपर्ली तो उसमें ये बोला गया है कि 40 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कहीं मतलब किसी न किसी डिजीज के कारण डिसेबल हो जाते हैं, जिसमें से 7% जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। मतलब टोटल 40 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया के अंदर ऐसी है जो कि पूरी तरीके से डिसेबल हो चुकी है किसी न किसी डिजीज के कारण, उसमें से 7% जो है बच्चे हैं यहाँ पर। तो अब देख रहे हैं ये जो कोविड यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी डिजीज है जो कि पिछले 2 साल से चल रही है, बट द पॉइंट इज कि कोविड के अगेंस्ट इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज हैं जिसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके अगेंस्ट हमें फाइट करने की जरूरत है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के अंदर देखिए जैसा हमने देखा कि डायबिटीज का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज है। इसका मतलब क्या है, इंडिया के अंदर जितने भी ओबीज बच्चे हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी जो वेट है दैट इज कंपैरेटिवली मोर देन देयर एज एंड हाइट, वो सेकंड हाईएस्ट नंबर पे इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि ओबीज हैं। मतलब ऑलमोस्ट 14 मिलियन बच्चे ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो कि ऑलरेडी ओबेसिटी से झेल रहे हैं। इसके अलावा सिकल सेल नाम का एक डिजीज होता है। इंडिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें माना जाता है कि सिकल सेल जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा फैल चुका है। नाउ देखिए, इंडिया के अंदर एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज इंडियन सोसाइटी फॉर प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी। मतलब वो एग्जैक्टली रिपोर्ट्स निकालती है कि कितने बच्चे या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो कि इम्यून डेफिशिएंसी के कारण यहाँ पर झेल रहे हैं।
नो, माना गया है कि बच्चों को अगर हम चेक किया जाए तो 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे, यानी कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज को झेल रहे हैं। और ये सारे के सारे कंडीशंस ऐसे हैं दैट इज कॉल्ड एज मतलब जो कहीं ना कहीं आगे जाकर कोविड के सिवियरिटी को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, अगर देखिए, एक तो हमारी कोविड को फाइट करने के लिए जो एक चीज हेल्प कर सकता है तो वो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। सोचिए, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी तो हमारी बॉडी फाइट कैसे करेगी एग्जैक्टली, राइट। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, जो ऑलरेडी इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज को झेल रहे हैं, पॉइंट इज कि उन पर्संस की बॉडी के अंदर कोविड-19 यहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है और ज्यादा हैवक कॉज करता है, ठीक है। इसीलिए उनके लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन और भी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज्यादा यहां पर मतलब उनको प्रायोरिटी यहां पर देने की वहां पर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इंडिया का थर्ड वेव जो है माना जाता है 28 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, एंड 3 जनवरी को हमने जो 15 से ऊपर वाले जितने भी हमारी पॉपुलेशन थी उनको हमने वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ ऑथर सेज कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, बट द पॉइंट इज कि जो देखिए, ऑल्दो हमने स्टार्ट तो कर दिया है, बट एक पर्सन जो कि फर्स्ट डोज लेगा उसके बाद सेकंड डोज उसको 1 महीने बाद मिलेगा, यानी कि 28 डेज के बाद मिलता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अभी जब 28 डेज मिलेगा, मतलब बच्चों को जब सेकंड डोज मिलेगा, इसका मतलब है कि वो ये वाला हो सकता है कि थर्ड वेव हम ऑलरेडी पास ऑन हो चुका हो, मतलब हमारा थर्ड वेव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो। इसका मतलब है कि जो अभी जितने बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन मिल रहा है, वो हो सकता है कि उनको अभी उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ना मिले, बट द पॉइंट इज कि आगे जाकर कोविड अगर किसी भी टाइप की सिवियरिटी कॉज करता है तो उस टाइम बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, स्पेशली वैक्सीनेशन से, ठीक है। तो इस चीज के लिए अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान देखें तो वहां पर वैक्सीनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप SARS-CoV-2 यानी कि कोविड के वायरस को देखेंगे तो वो हम डायरेक्टली हमारी बॉडी की जितने भी ऑर्गन्स है, बहुत सारे सेल्स वगैरह हैं, टिश्यूज वगैरह हैं, उन सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। उसके कारण हमारे बॉडी का जो पैंक्रियाज वाला पार्ट है उसको भी डायरेक्टली डैमेज करता है। और देखिए, पैंक्रियाज वो वाला पार्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अब इंसुलिन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने के लिए। अगर हमारा पैंक्रियाज यहाँ पे डैमेज हो जाएगा तो इंसुलिन यहाँ पर रेगुलेट नहीं होगा, इंसुलिन सेक्रेट नहीं होगा तो ग्लूकोज यहाँ पर रेगुलेट नहीं होगा। उसके कारण बच्चों के अंदर डायबिटीज का जो केस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, कोविड-19 देखिए सिर्फ एक ऐसा डिजीज है जो कि पिछले 2 साल के अंदर आया है, बट द पॉइंट इज कि ये कहीं ना कहीं जितने भी बाकी डिजीज हैं उनकी सिवियरिटी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दे रहा, ठीक है। इसलिए वैक्सीनेशन को रोल आउट करना और बाकी जितने भी पॉपुलेशन जो कि बची हुई है उनके अंदर जल्दी वैक्सीनेशन को इंक्रीज करना, रैंप अप करना, दैट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और दैट इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। अब कोविड-19 के जितने भी रिस्क हैं, जो सिवियरिटी है, अगर हम उसको समझे तो वो जो देखिए कोविड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो तो इंक्रीज करता है, बट साथ में जितने भी बाकी प्रॉब्लम्स है उसको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस को इंक्रीज कर देता है, उनकी मोर्टेलिटी को इंक्रीज कर देता है। और माना गया है कि जो बच्चे हैं उसके अंदर कंपैरेटिवली कम यहाँ पर बर्डन देखा गया था एज कंपेयर टू जो 18+ की पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक रिस्क बेनिफिट कंपैरिजन करेंगे, मतलब एक ऐसा बच्चा या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि वैक्सीन ले रहा है या फिर जो वैक्सीन नहीं ले रहा है, तो एक पर्सन जो वैक्सीन ले रहा है ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर मतलब सेफ है एज कंपेयर टू ऐसा पर्सन जो कि वैक्सीन नहीं ले रहा है, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि वैक्सीनेशन लेना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू वैक्सीनेशन नहीं लेना। तो ग्लोबली अगर आप mRNA वैक्सीन को देखेंगे, जितने भी डिफरेंट टाइप के वैक्सीन होते हैं, अगर आप उनको समझेंगे तो कहीं ना कहीं उनके कुछ साइड इफेक्ट्स यहाँ पर कुछ पिछले कुछ सालों में आए हैं, बट इसके बावजूद साइड इफेक्ट्स के होने के बावजूद यहाँ पर वैक्सीनेशन का फेवर होना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कोविड-19 की सिवियरिटी जो है माना जा रहा है कि बच्चों के अंदर कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा बोला गया है कि जो वैक्सीन है अगर वो नहीं लेते हैं ना तो सिवियरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो वैक्सीन अगर उनको हम एटलीस्ट देते हैं तो सिवियरिटी थोड़ी तो डिक्रीज होगी ना, वो रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा। तो इसलिए अगर हम एथिकल बेसिस पे देखें, अगर हम साइंटिफिकली बेसिस पे देखें, किसी भी पर्टिकुलर टाइप से डिसीजन ले, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें वैक्सीनेशन को ज्यादा रैंप अप करना है, यानी कि जो एलिजिबिलिटी है, जो अभी हम सिर्फ 15 से 18 की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रिड्यूस करके पहले हमें 12 से 15 को मतलब वो करना है, अप्रूव करना है, मतलब फटाफट अप्रूव करना है। उसके बाद जल्दी से जल्दी बच्चों को, जो ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से ऊपर वाले हैं उनको सबको अप्रूव करना है, एंड फाइनली जो 2 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं उनको भी अप्रूव करना है। इसका मतलब यह है कि हमें बहुत ही जल्दी इस वैक्सीन को रैंप अप करना होगा ताकि जितने भी बच्चे मतलब बचे हुए हैं बेसिकली उन सबको जल्दी वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए। नाउ इसके अलावा देखिए, जब आप वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर देंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक पेरेंट जाकर वहां पर वैक्सीनेशन मतलब लगाना स्टार्ट कर देंगे, बट द पॉइंट इज कि ऐसे बच्चे जिनको एटलीस्ट वैक्सीन चाहिए, कोविड-19 की वैक्सीन चाहिए, उनको ये वैक्सीन जो है डिनाई नहीं की जाएगी। स्पेशली देखिए अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोविड की सिम्टम्स आ रहे हैं, स्पेशली 12-13 की जो एज वाले बच्चे हैं उनको कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसके कारण इनको वैक्सीन नहीं लग पा रही है। तो एटलीस्ट अगर आप वैक्सीन को यहाँ पर अलाउ कर देंगे तो एटलीस्ट ऐसे बच्चे जिनको वैक्सीन की जरूरत है एटलीस्ट वो तो लगवा सकते हैं ना, और फिर धीरे धीरे जो एंटायर पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे मतलब वैक्सीनेट होनी स्टार्ट हो जाएगी।
ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक जो था वो प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा फिगर है इंडिया के अंदर और कितना हेजी पिक्चर यहाँ पर शो होता है। नाउ देखिए, ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर अगर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना है कि कितनी अच्छी तरीके से वो पर्टिकुलर सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है कि जो टोटल लेवल ऑफ आउटपुट है, ग्रोथ है, चेंजेस है, उसको आप प्रॉपर्ली चेक करो। और सेकंड चीज ये है कि आप वहां के वर्कफोर्स को चेक करो कि वर्कफोर्स कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप फर्स्ट जो फैक्टर है यानी कि जो हमारा जो आउटपुट का फैक्टर है उसको अगर आप देखेंगे तो हमने देखा है कि हमने लगातार उसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की, मतलब कंसिस्टेंटली हम इसके लिए काफी ज्यादा हमने इंप्रूवमेंट की है। बट द पॉइंट इज कि जो सेकंड है यानी कि वर्कफोर्स यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है उसमें हमने क्लियर पैटर्न नहीं देखा है ओवर द ईयर्स। हमारे पास एक प्रॉपर फिगर नहीं है, हमारे पास एक कोई डेटा नहीं है जो कि एक्चुअली हम शो कर सके कि हमारे पास एक अच्छा यहाँ पर फिगर आया है। अगर आप हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ रेट की बात करेंगे यानी कि जो फर्स्ट फैक्टर है उसकी बात करेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है अगर आप 1990s देखिए, 1990s के आसपास देखिए, 1990s के आसपास जब हमारी इकोनॉमी यहाँ पर ओपन अप हुई थी, जब हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वो सब आया था, तो आपने उस टाइम अगर आप देखा होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है उस टाइम के कंपैरिजन में अराउंड 4.27% के आसपास ग्रो करती है। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा ग्रो करती है 1990 से लेकर 2000 के आसपास में। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट यानी कि जो पिछले 20 साल है उसके अंदर भी देखेंगे तो हमारी इकोनॉमी ऑन एन एवरेज अराउंड 6.34% की स्पीड से ऑलरेडी ग्रो कर रही है। अगर आप पिछले 10 साल को भी देखते हैं तब भी हमारी इकोनॉमी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, यानी कि 6.58% से ग्रो कर रही है। नाउ इन सब डेटा को देने का हमारे ऑथर का जो मेन एम है वो ये है कि वो एक्चुअली बताना चाहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है ऑल्दो ग्रोथ तो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, मतलब ग्रो कर रही है, मतलब हमारे यहाँ का जीडीपी काफी इंक्रीज हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट द पॉइंट इज कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, बट इसके बावजूद हमारे यहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि विदाउट एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं। तो इसी चीज का जो एग्जैक्ट रीजन है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर हम प्रॉपर्ली समझेंगे। नाउ अगर हम ग्रोथ को देखेंगे भी, देखिए अब यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मतलब कामों में होता है। ग्रोथ के यहाँ पर पहली बात तो तीन हमारे यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड इज सर्विसेज सेक्टर। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था हमारी कंट्री के अंदर जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा रिलाई करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक टाइप के एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे। बट ऐसा देखा गया है पिछले 20 सालों के अंदर, मतलब अराउंड 30 सालों के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके ऊपर हमारा जो कहीं ना कहीं जो रिलायंस था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है। मतलब हम पहले 30% आसपास हमारी पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर के अंदर काम किया करती थी। हमारा जीडीपी का जो टोटल मतलब ग्रोथ था वो अराउंड 30% इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर से आया करता था, बट वो कहीं ना कहीं उसको हमने रिड्यूस करके 18% पे लेकर आए हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए ये कोई बुरी चीज नहीं है। पहली बात तो ये बुरी चीज क्यों नहीं है, बिकॉज हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो हम शिफ्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं नॉन जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, वहां पर हम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर से खुद को शिफ्ट करके हम कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की ओर मूव कर रहे हैं, सर्विसेज की ओर मूव कर रहे हैं। सो इसीलिए हमारा ग्रोथ यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब अच्छा हुआ है, ये एक्चुअली शो करना चाहते हैं हमारे जो ऑथर है। बट ऑथर का यहाँ पर मेन कंसर्न जो ये है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न्स यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न्स हमें बहुत ही प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न्स को पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर फिगर ही नहीं है। हमें एक डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस मिलते रहते हैं जहां पर हमारे पास एक फाइनल रिलायबल डेटा नहीं है जिसको हम देख के बोल सके कि हाँ ठीक है हमारी कंट्री का जो एम्प्लॉयमेंट फिगर है वो इतना है या फिर इतना नहीं है। उसके बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इन सबको मिलाकर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स ओवरऑल नहीं है। नाउ एक बहुत बड़ा रीजन जो है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स क्यों नहीं है उसका ये है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उन सब में कहीं ना कहीं डेटा का गैप्स आता है। मतलब हमारे पास एक प्रॉपर डेटा को वहां पर मैच नहीं किया गया है, डेटा को स्टोर नहीं किया गया, उसके कारण हमारे पास एक फाइनल डेटा नहीं प्रेजेंट है। नाउ देखिए जो वर्कफोर्स है, फिर जो एम्प्लॉयमेंट है हमारा, उसका अगर आपको डेटा चेक करना है तो उसके मेन दो सोर्सेस होते हैं हमारी कंट्री के अंदर। फर्स्ट इज कि जो पॉपुलेशन सेंसस जो हमारा होता है, जो हर 10 सालों के अंदर होता है, वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो। और सेकंड चीज, हर 5 साल पे हमारा जो एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है वो एक एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे करता है। ठीक है, ये दोनों चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर आप पिछले लास्ट कुछ सालों को देखेंगे तो देखिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो हमारे पास प्रेजेंट है, तो जो सेंसस हमारे पास जो लास्ट प्रेजेंट है वो 2011 का है ऑब्वियसली। और जो हमारे पास एनएसएसओ वाला जो पिछले 5 साल का डेटा जो एक्चुअली होना चाहिए वो भी हमारे पास अराउंड 2011-12 का है। इसका मतलब समझ रहे हैं, हमारे पास पिछले 10 सालों का एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का कोई भी डेटा प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो एनएसएसओ का जितना भी इशू था ना, जो कि 5 साल पे निकलता था, मतलब हर 5 साल पे जो एम्प्लॉयमेंट का एक टाइप का सर्वे निकलता था, इस चीज को यहां पर कैंसिल कर दिया गया। और यहां पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि पीएलएफएस नाम की एक चीज स्टार्ट की गई, जो कि डिसाइड किया गया कि अब से एनुअल बेसिस पे किया जाएगा। और दिस वाज डन इन 2017-18 यानी कि अराउंड 4 साल पहले ये डिसाइड किया गया कि अब से हम पीएलएफएस नाम की एक सर्वे करेंगे जो कि एक्चुअली शो करेगा और एक टाइप के एनुअल बेसिस पे शो करेगा, मतलब हर साल शो करेगा कि एक्जैक्टली हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर कितना है, एम्प्लॉयमेंट का फिगर कितना है।
अब हमारे पास अगर आप डेटा देखेंगे तो हमारे पास पिछले 3 साल का डेटा प्रेजेंट है, यानी कि 2017-18 का प्रेजेंट है, फिर 18-19 का और 19-20 का प्रेजेंट है। ऑब्वियसली 2021 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी चल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका डेटा हमारे पास नहीं है, तो पिछले 3 साल का है हमारे पास। तो ध्यान से सोचिए, क्या पिछले 3 साल से हमें हमें एक प्रॉपर ट्रेंड मिल सकता है? नहीं मिल सकता, राइट। तो यहाँ पर देखिए हम धीरे धीरे इस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज ऑथर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहते हैं जिस पॉइंट को, वो ये है कि अभी भी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का एक प्रॉपर फिगर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें पीएलएफएस को भी देखना है, यहाँ पर जो हमारे पास ये जो लेबर फोर्स का सर्वे है, अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो पहले जो एनएसएसओ का डेटा जो आता था ना, उससे डिफरेंट अप्रोच को यूज करता है। मतलब दोनों अलग अलग अप्रोच को यूज करते हैं इस डेटा को रिलीज करने के लिए, मतलब निकालने के लिए। तो अगर हम 2010 के डेटा से, मतलब जो एनएसएसओ ने निकाला था, उससे अगर हम अपने पीएलएफएस को यहाँ पर मैच भी करना चाहे, इसको कंपेयर करना चाहे, तो दैट वोंट बी पॉसिबल, बिकॉज दोनों का जो फैक्टर्स है वो टोटली डिफरेंट है। मतलब दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पीएलएफएस डेटा जो हमारे पास रिसेंट है और जो पिछले 10 साल के आसपास का जो एनएसएसओ का डेटा है, वो दे आर टोटली नॉट कंपेरेबल, बिकॉज यहाँ पर दोनों अलग अलग फैक्टर्स को यूज करते हैं। अब देखिए, पीएलएफ जो लेबर फोर्स का जो सर्वे है, जो डेटा है, वो एक्चुअली ये चीज तो बहुत ही मतलब समझ आ गया हमें कि पिछले सिर्फ 3 सालों का हमारे पास डेटा है, तो एक्चुअली हमें बहुत ही लंबा एक ट्रेंड हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन पिछले 3 सालों के अंदर अगर कोई भी पॉलिसीज, कोई भी डेवलपमेंट्स अगर वो सब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, तो उसका क्या इफेक्ट रहा है, एक्जैक्टली किस तरीके से वो पॉलिसीज काम करती है, ये चीज हेल्प करने में, ये चीज समझने में प्रॉपर्ली हेल्प कर सकता है हमारा ये पर्टिकुलर डेटा। इसके अलावा एक चीज जो हमें बहुत ही हेल्प कर सकता है वो ये है कि जो ग्लोबल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट रेट्स जो चेंज हो रही है, स्पेशली इंडिया के बेसिस पे, वो किस तरीके से चेंज हो रही है उसको समझने में हेल्प कर सकता है। बट आपको ध्यान रखना है, ट्रेंड्स को समझने में कोई भी हेल्प हमारे यहाँ पे नहीं कर सकता है। अब स्पेशली जो हमारा लेबर फोर्स का जो सर्वे का जो डेटा है, वो ये शो करता है कि जो हमारा वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि कितनी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हुई है, उसके कंपैरिजन में कितना हमारा वर्कफोर्स इंक्रीज हुआ है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक्चुअली जो डेटा है वो ये शो करता है कि चीज काफी इंक्रीज हो गई है। जहां पे 2017-18 यानी कि जब पहली बार इसको निकाला गया था, तो माना गया था कि अराउंड 34.7% यहाँ पर मतलब बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट जो है अराउंड 34% इंक्रीज हो रहा है। बट अगर आप 2019-20 यानी कि जो रिसेंट डेटा है उसको देखेंगे तो ये शो करता है कि अराउंड यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है 38.2% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर वर्कर्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले जितने भी हमारे पास एनएसएसओ वाले वो सब थे, जितने भी फिगर्स हैं उसको देखेंगे, तो उसके अंदर ये शो किया जाता था कि कहीं ना कहीं जो हमारा वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर जा रहा है। तो अचानक से हम नेगेटिव से अचानक से इंक्रीज होकर 38% कैसे पहुंच गए, ये चीज हम उसको प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि एनएसएसओ का जो डेटा जो पहले आ रहा था उसको हम यहाँ पर प्रॉपर्ली कंपेयर ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑब्वियसली एनएसएसओ यहाँ पर बोलता था कि हम नेगेटिव में जा रहे हैं, डिक्लाइन हो रही है हमारे यहाँ पर सारी की सारी चीजें, और ये अचानक से पॉजिटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोला डायरेक्टली 38% के आसपास में। ठीक है, सो ये डेटा बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है ना। ये एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ये भी चीज शो करता है, मतलब ये जो पर्टिकुलर फिगर है वो ये भी शो करता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे डिफरेंट चीजें भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स जो है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही होगी ना। एक चीज आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरेस्टिंग है, जो आपको नोट करना है वो ये है कि जो पीएलएफएस का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं वुमेन्स का जो वर्कफोर्स डिक्लाइन हो रहा है इस चीज को शो नहीं करता है। मतलब एक चीज देखिए, हमें डिफरेंट जो एक्सपर्ट एनालिसिस वगैरह हुए हैं उससे एक चीज जो मालूम चली है वो ये है कि वुमेन्स का जो वर्कफोर्स है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, बट इसके बावजूद जो पीएलएफएस का जो रिसेंट डेटा है वो ये शो नहीं करता है। वो ये बोलता है कि वुमेन का जो वर्कफोर्स है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया, यानी कि पहले 17.5% हुआ करता था 2017-18 के अंदर, वो इंक्रीज होकर अराउंड 24% पे पहुंच गया है। दिस एक्चुअली शोज कि ये डेटा पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक्चुअल ऐसा डेटा बहुत सारा प्रेजेंट है जो कि शो करता है कि कहीं ना कहीं वुमेन्स की पॉपुलेशन जो है वो, स्पेशली वुमेन्स की जो वर्कफोर्स है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, अब एक चीज जो लेकिन हम यहां से जो पॉजिटिव ले सकते हैं इस पर्टिकुलर डेटा से वो ये है कि हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि मेल और फीमेल वर्कर के जो मतलब बहुत सारे जो लोग थे उनके अंदर जो गैप था वो कहीं ना कहीं नैरो डाउन हो रहा है, वो गैप यहां पर रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेल और फीमेल वर्कर सब कहीं ना कहीं साथ में काम करना स्टार्ट कर रही है। पहले के टाइम में क्या होता था, 2017-18 का जो डेटा है वो ये शो करता है कि एवरी सिंगल 100 मेल जो वर्कर्स होते हैं उनके बदले में सिर्फ 32 फीमेल्स हुआ करती थी, बट ये इंक्रीज होकर अराउंड 40 तक पहुंच चुका है। मतलब कि हर 100 मेल के बदले में अराउंड 40 फीमेल वर्कर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा 2017-18 के आसपास में जो वुमेन्स थी दे कॉन्स्टिट्यूटेड अराउंड 24% ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब 24% जो टोटल वर्कफोर्स थी दे वर वुमेन्स, बट वो इंक्रीज होकर अराउंड 28.8% हो गई है। नो, ये ऐसे फिगर्स है जिसको हम मान सकते हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे एनएसएसओ के डेटा के आसपास है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला जो फिगर था, जो लास्ट फिगर हमने देखा था यहाँ पर कि ये इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया था, दैट वाज एक्चुअली नॉट दैट मच कंपेरेबल।
नाउ इसके अलावा एक चीज जो और बोली जा रही है वो ये है कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को चेक करते हैं स्पेशली मेल और फीमेल का और रूरल पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं तो देखा जाता है कि रूरल पॉपुलेशन के अंदर जो फीमेल का जो लेबर फोर्स है वो बहुत ही कम है, मतलब फीमेल का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या है कि रूरल एरियाज के अंदर मेल ज्यादा अनएम्प्लॉयड है एज कम्पेयर टू फीमेल, मतलब मेल की अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है वहां पर रूरल एरियाज के अंदर। लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज के अंदर देखेंगे तो अर्बन एरियाज के अंदर मेल को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है बट फीमेल्स को नहीं मिल पाती। तो आप देख रहे हैं जो रूरल एरियाज है वहां पर ज्यादा वो कौन है, अनएम्प्लॉयड कौन है, फीमेल्स, सॉरी मेल्स, ठीक है। और जो अर्बन एरियाज है वहां पर कौन है, फीमेल्स, ठीक है। आपको ध्यान रखना है चीज। नो दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि जो फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो रूरल इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। का मतलब क्या है, रूरल एरियाज के अंदर जो ज्यादातर जो काम करती हैं वो ज्यादातर फीमेल्स ही करती है, मतलब फीमेल्स वो होती हैं जो कि एग्रीकल्चर का भी काम करती है, डिफरेंट टाइप की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करती है, घर का काम करती है। तो देखा जा रहा है कि जो फीमेल का लेबर फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है रूरल एरियाज के अंदर एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज के अंदर। इसका मेन एम क्या है, मेन एम ये है कि बिकॉज रूरल एरियाज जो है वहां पर बेसिकली फॉर्मल जॉब्स नहीं होती हैं, इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं, और वो इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं उसके अंदर किसी भी टाइप का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। वहां पर कभी ये नहीं देखा जाता है कि ये काम मेल कर रहा है फिर फीमेल कर रहा है, बेसिकली उन्हें बस क्वालिटी ऑफ वर्क से काम होता है और उस चीज में यहाँ पर वुमेन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाती है एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो देखेंगे पिछले कुछ सालों के अंदर तो ये देखा जा रहा है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2017 के अंदर में 6.1% था, ठीक है, जो हमारा पीएलएफएस जो डेटा है हमारा उसके अनुसार, और इट हैज डिक्रीज टू अराउंड 4.8%, मतलब ये कह रहा है ऐसा कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा डिक्रीज हुआ है। दिस शोज कि जो हमारे नंबर ऑफ जॉब्स है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए हैं। अब ध्यान सोचिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमारे कहीं ना कहीं जॉब्स इंक्रीज हुए हैं। और सेकंड चीज, जो हमारे जॉब सीकर्स है, मतलब ऐसे लोग जो कि जॉब जिनको चाहिए वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। बट डिस्पाइट दिस फैक्ट जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन थे, मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि अनएम्प्लॉयड है जिनको प्रॉपर्ली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, इट हैज इंक्रीज बाय अराउंड 2.3 मिलियंस। मतलब समझ रहे हैं कि यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज होने के बावजूद, मतलब परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है, बट इसके बावजूद जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो टोटल नंबर है दैट इज एक्चुअली इंक्रीज बाय अराउंड 2.3 मिलियंस। ये एक्चुअली हमारा पीएलएफएस डेटा शो करता है। इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, उसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, बट द सेकंड फैक्टर ये है कि ऑल्दो यहां पर जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज हुई है, बट जो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स है वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, उसके कारण हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेक्टोरल कंपोजिशन देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर अभी भी 45.6% लोग जो है वो इसके अंदर अभी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसके अंदर अराउंड 30% इन्वॉल्व है, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर इन्वॉल्व है उसके अंदर अराउंड 23% लोग अभी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या है, अभी भी हमारी मोर देन 40% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। अब अगर हम पीएलएफएस डेटा का रिसेंट मतलब समझते हैं तो उसमें लिखा हुआ है दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है जो पिछले साल जितना भी एम्प्लॉयमेंट का शेयर था उतना ही अभी भी है। इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली जितना था उतना ही है, सर्विस के अंदर जो था लास्ट टाइम वो उतना ही है, और जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितना था उतना ही है। इसका मतलब क्या है कि ऑल्दो हम स्टार्टिंग में देखिए हमने बात की थी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है कहीं ना कहीं उससे लेबर फोर्स का जो चेंज हो रहा है, मतलब यहां से शिफ्ट हो रहा है, और कुछ लोग यहां पर आ रहे हैं कुछ लोग यहां पर आ रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि रिसेंट डेटा जो है वो शो नहीं करता, वो शो करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर से लोग यहां पर मूव नहीं कर रहे हैं। बिकॉज देखिए आप यहां पर अराउंड 45% लोग जो है इंडिया के अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इसका मतलब है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अभी भी वन ऑफ द प्राइम मूविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखेंगे तो यहां पर ऐसा देखा गया है कि जो पिछले कुछ साल यानी कि 2017-18 से लेकर के 19-20 के बीच में जितने भी न्यू एंट्रेंट्स आए हैं लेबर फोर्स के अंदर, मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि लेबर फोर्स के अंदर एंटर कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी लोग जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही आ रहे हैं, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर के अंदर ही जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे यंग लेबर फोर्स को देखेंगे, देखिए वो सारे के सारे बच्चे जो ग्रेजुएट हैं जिन्होंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है, वो एजुकेशन कंप्लीट करते हैं कहीं ना कहीं ये उनका होप होता है कि वो एग्रीकल्चर के सेक्टर से दूर रहेंगे, ठीक है। मतलब वो एग्रीकल्चर में हर एक पर्सन जाना नहीं चाहता है, बट द पॉइंट इज कि लोग इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जाकर इसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जाकर फंस जा रहे हैं, ठीक है। नो दिस इज बिकॉज जो इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर है दे हैव अडॉप्टेड कैपिटल इंटेंसिव और एक लेबर डिस्प्लेसिंग टेक्नोलॉजीज को उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। नाउ ऑथर यहां पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्यों हमारे जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर नहीं जा रही है, और स्पेशली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर लोग हमारे इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे हैं। इसका रीजन ये है बिकॉज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें देखिए अभी तक तो ऐसे बहुत सारे काम होते थे जो कि लोग अपने हाथों से करते थे, बट यहां पर देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे काम है जो कि मशीन से होने स्टार्ट हो गए, जिसके कारण क्या है लोग यहां पर डिस्प्लेस हो गया, मतलब लोगों की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिंगल एक लोग की जरूरत होती है जो कि सिंपली उस मशीन को ऑपरेट कर सके। उस चीज के कारण यहां पर देखिए इस लेबर डिस्प्लेसिंग
टेक्नोलॉजी से कारण, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसने लेबर को डिस्प्लेस कर दिया है। इसके कारण लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड होने के कारण उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली जाकर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं जाके फंस जा रहे हैं। ठीक है, और ये चीज और ज्यादा एक्टिवेट हो रही है अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखेंगे, जैसे कि एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी हो गया। इन सब के कारण ये चीज और ज्यादा एक्टिवेट हो रही है और ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इसके कारण यहाँ पे ऑथर यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वेश्चन यहाँ पर रेज करते हैं, ये बोलते हैं कि जो न्यू एंट्रेंट्स, जो फ्यूचर में जो न्यू लोग यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं, लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं, क्या वो आगे जाकर फिर से एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, या फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल और जो सर्विस सेक्टर है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट होगा। राइट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें जल्दी जल्दी चाहिए होगा और इस प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर एक जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो हो रहा है, बट साथ में अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं मतलब इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ हो रहा है बट लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, मतलब दैट इज कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ का यहाँ पर क्या है, मतलब मेन चीज क्या है, जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी सर्विसेज सेक्टर है, वो ये देखा जा रहा है कि उनका शेयर यहाँ पर कहीं ना कहीं नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो जितना जीडीपी है, जितना मतलब चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, बट जितने लोगों को वो एम्प्लॉय कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट चीज कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, बट उनके नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है जो कि बना रहे हैं वो चीज कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। इसी कारण एक क्वेश्चन मार्क यहां पर सामने आता है कि एग्जैक्टली जो भी हमारा जो अभी जो कन्वेंशनल मॉडल्स जो हम यूज कर रहे हैं, जिसको यूज करके हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्चुअली सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सही है भी? राइट, अगर वो सही नहीं है तो हमें इसे कुछ चेंज करने की जरूरत है। हमें एक ऐसा मतलब एक ऐसे मॉडल की जरूरत है जो बेसिकली इन सब चीजों को चेंज कर सके, हमें एक ऐसा ग्रोथ प्रोवाइड कर सके जो कि ग्रोथ के साथ साथ हमें जॉब भी प्रोवाइड करे, जॉब भी हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। परहैप्स अगर इस चीज को ढूंढना है तो स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है सबसे ज्यादा देखी गई है जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज, स्पेशली इंडिया, ब्राजील, इन सब कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा इस टाइप की मतलब इश्यूज देखे जा रहे हैं, जहां पर ग्रोथ तो हो रहा है बट यहां पर जॉब साथ में इंक्रीज नहीं हो रही है। इंस्टेड अगर तो हमें ये चीज समझ आता है कि जो हमारा जो अभी कन्वेंशनल मेथड है, जो जिस मेथड को यूज करके हम एक्चुअली ग्रोथ को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सही नहीं है तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है। बेसिकली हमें इंडस्ट्री को लीड करके एक ग्रोथ मॉडल बनाने की जरूरत है, जिससे कि जॉब के साथ साथ हमारी ग्रोथ भी आ सके और ग्रोथ के साथ साथ हमारी जॉब भी आ सके। एंड दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर सेंट्रिक जो मॉडल हमारा जो फंस गए हैं, मतलब जिसके अंदर में, इससे बाहर निकलने की जरूरत है, हमें इसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, और जो हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उस चीज के अंदर हमें अपने नंबर ऑफ पीपल को भेजने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि देखिए अगर आप देखेंगे आप कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो सर्विस सेक्टर और जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इन दोनों ने जितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, इस चीज को इंक्रीज करने की जरूरत है। इस चीज के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे डिफरेंट स्कीम्स लेकर आने होंगे ताकि गवर्नमेंट यहाँ पर डिफरेंट मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट के स्कीम्स है उन सबको यहाँ पर जनरेट कर सके, अलग अलग चीजों को यहाँ पर आगे मतलब इंक्रीज किया सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर जॉब्स मिल सके। उसके लिए जो ऑथर है फाइनली जाकर 3 यहाँ पर सॉल्यूशन देते हैं, बोलते हैं कि अगर ये तीनों सॉल्यूशन यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है तो हम यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ से साइड हो सकते हैं। पहली बात तो कुछ लेबर लॉस को यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है, जो कि हमारे इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं एक जॉबलेस ग्रोथ की तरफ वो करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहां पर ये बोलते हैं कि आप मशीन्स लेकर आओ, लोगों को हटा दो। इस चीज को यहाँ पर डिस्करेज करने की जरूरत है और लेबर लॉस को यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। सेकंड चीज बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट को लिंक कर दो आप डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन इंसेंटिव से, मतलब ईपीआईएल बेसिकली इसको बोला जाता है कि एम्प्लॉयमेंट को आपको अचीव करना है, साथ में प्रोडक्शन, देखिए प्रोडक्शन तो हो रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है, साथ में आपको एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब को भी अचीव करना है। एंड थर्ड चीज बोला गया है कि जितने भी लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जहां पर लेबर्स की जरूरत ज्यादा होती है, वहां पर स्पेशल असिस्टेंस आप उनको मतलब दो, ताकि जो भी कंपनीज वगैरह हैं वो प्रॉपर्ली अपने लोगों को वेज प्रोवाइड कर सके और उनके ऊपर किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना आए। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों ट्यूटोरियल। आई होप आपको दोनों ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।